नेहा 90, साइमा अरमान 9 आई। अच्छा, इसका तो ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। निशांत राज, निशांत, चलो तुम लोग को एक इंफॉर्मेशन देना है, हो सकता है तुम लोग कोई और टीचर बता भी दिए होंगे। थर्ड वीक में सितंबर के थर्ड वीक में प्रोबेबली एग्जाम स्टार्ट होगा, मिड टर्म एग्जाम। मतलब मान के चलो कि दिसंबर को उसके बाद से स्टार्ट होगा। हाँ, आवाज आ रही है? ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन। स्कूल खुला नहीं तो ऑनलाइन ही ना होगा। और सर 21 तारीख हम सब बता रहे हैं, पहले हम बोल लेंगे ना, उसके बाद तुम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो पूछना, ठीक है? पहले हमको बता लेने दो। तो ये एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, जैसे हर साल होता है मिड टर्म एग्जाम, वैसे ही 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के पेपर आता है, वैसे ही पेपर भी आएगा। सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहेगा इसमें, इस एग्जाम में। यानी आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। 3 घंटे का समय रहेगा। अब वो आपको बना करके पेपर पे लिख करके और फोटो खींच करके और पीडीएफ बना के भेजना है। सब लोग को पीडीएफ बनाने आता है इमेज का? नो सर, नहीं आता। तो वो हम बता देंगे कल। हम उसके लिए ऐप पे क्या बोलते हैं, स्क्रीन कैप्चर का वीडियो बना लेंगे, उसका बता देंगे कैसे पीडीएफ बनाएगा। बहुत सारे ऐप हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाओगे और इमेज टू पीडीएफ करके सर्च करोगे ना, तो बहुत सारा ऐप आएगा। तो आप अपने सारे जो भी पिक्चर्स होते हैं उनको ऑर्डर में, रैंडमली नहीं, जो फर्स्ट पेज है उसको पहले, उसके बाद सेकंड पेज, इस तरह से ऑर्डर में सिलेक्ट कर लो और वो अपने आप जैसे जैसे बोलेगा वैसे क्लिक करते जाना है, तो पीडीएफ बन जाता है। वो आसान चीज़ है, कोई बड़ा चीज नहीं है। कि विद्या निवास किस सेक्शन का है जी, किसी को मालूम है? विद्या निवास 9 का सर, 9 का। तो एग्जाम के लिए अभी सब तैयार हो जाओ लोग। या 9C। हाँ, वीडियो ऑन कर लो। ये जल्लाद उल्लाद जो है ना, वो दूसरे क्लास में दिखाना फोटो, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब बोलो तुम लोग को एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है? सर सितंबर के थर्ड वीक से एग्जाम स्टार्ट होगा। हाँ प्रोबेबली, मतलब अभी कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं आया है। रणवीर क्या बोल रहे हो? सर 21 तारीख को स्कूल खुल रहा है ना? नहीं, अभी वो जो मैसेज आया है उसमें +2 के बच्चों के लिए कुछ आया है कि मैंडेटरी नहीं है। अभी क्या होगा, 21 तारीख से स्कूल उम्मीद कम ही है खुलेगा, लेकिन भी नॉर्मल तो स्कूल नहीं चलेगा सितंबर में, मान के चलो। एग्जाम होगा ऑनलाइन ही। अभी 1 से 3 तक का जो एग्जाम है वो ओरल होगा, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू, जैसे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको 4 से लेके 7 तक का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होगा। वो जो भी 80 मार्क्स का एमसीक्यू ही होगा, या जितना मार्क्स का भी हो। और 8 to 12 ये जो एग्जाम्स हैं, ये अनुकल्प तुम्हारे घर से साउंड आ रहा है कि टीवी का? तो 8 to 12 का जो एग्जाम होगा वो जैसे हर साल होता है, जिस पैटर्न पे उसी पैटर्न पे होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो भी ऑनलाइन ही होगा। आपको पेपर पे लिख करके, या हो सकता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में गूगल फॉर्म पे भी ये हो जाए। गूगल फॉर्म पे भी एक्चुअली आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम हो सकता है। जैसे
उसमें अभी गूगल फॉर्म पे एग्जाम दिए हो लोग? गूगल फॉर्म पता है ना सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। किसको नहीं पता है? रणबीर कुमार सिंह। रणवीर। तो अभी जो एमसीक्यू का एग्जाम दिए प्री मिड टर्म का, वो जो एग्जाम हुआ तो आप देखे होंगे, बताया गया होगा कि आपको गूगल के अकाउंट से लिंक होना जरूरी है, जीमेल अकाउंट से। तो एक्चुअली वो पूरा एग्जाम गूगल फॉर्म पे ही हुआ। गूगल फॉर्म एक एप्लीकेशन है गूगल का, जिसपे आप क्विज बना सकते हैं, आप एग्जाम ले सकते हैं, किसी को मैसेज कुछ करना है बहुत सारे लोगों को एक साथ तो वो कर सकते हैं, किसी का फीडबैक लेना है। जैसे अब टीवी पे देखते होंगे न्यूज में कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का किसका पॉपुलैरिटी कितना है, तो वो वोटिंग के लिए भी दिया जा सकता है कि एक बना दिए गूगल फॉर्म, और जिसको आपको पसंद हो उसको वोट करिए, उसके बाद वो सारा काउंट होगा, उसके हिसाब से परसेंटेज अपने आप निकल जाता है। तो ये सारा कुछ गूगल फॉर्म पे होता है। उसी गूगल फॉर्म पे हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम भी ले सकते हैं। उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन अभी ऊपर से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि गूगल फॉर्म पे लेना है कि नहीं लेना है, उसके हिसाब, क्योंकि मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, ये सारे सब्जेक्ट का संभव नहीं है गूगल फॉर्म पे एग्जाम लेना। हम लोग सर ये वाला जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट, सर ये वाला जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आज निकल जाएगा? बता रहे रिजल्ट हम लोग को इंस्ट्रक्शन जो मिला है वो क्लास टीचर को हम लोग भेज देंगे, जो लोग एग्जाम लिए, जो भी कोऑर्डिनेटर रहे हैं, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर उस देखे, और क्लास टीचर को ये देखना है कि किसका रीएडमिशन हुआ है। कम से कम रीएडमिशन तो होना बनता है ना, फी तो मान लो कि देर से देर जमा करना ही है, लेकिन कम से कम जिसका रीएडमिशन होगा उसी का रिजल्ट वो आउट करेंगे अपने सेक्शन में। तो वो क्लास टीचर का ड्यूटी है कि वो आपको वेरीफाई करेंगे किसका रीएडमिशन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। जिसका नहीं हुआ है उसके रिजल्ट पे विधेयक लिखा जाएगा। विधेयक मतलब कि अभी पता नहीं है, और जिसका हो गया होगा रीएडमिशन उसका रिजल्ट होगा डिक्लेयर। तो अभी मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले 9 क्लास की, तो हम लोग अब क्लास टीचर को भेज देंगे आजकल में रिजल्ट, वो लोग अपना वेरीफाई करके पब्लिश कर देंगे सेक्शन में अपने ग्रुप में। तो उसके लिए टेंशन एग्जाम नहीं। का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो अभी जब एग्जाम का प्रोग्राम आएगा तब ना टाइमिंग तो दिन में कोई 3 घंटे का, एक दिन में एक ही एग्जाम होगा, एक से अधिक तो होगा नहीं। तो टाइमिंग वही मान के चलो 8-9 बजे से होगा, उससे पहले नहीं होगा, और बहुत डिले भी नहीं होगा। जो भी होगा आपको 1-2 बजे के पहले ही हो जाएगा सब। उसमें बहुत ये है, 3 घंटे में लिख करके फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेजना, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग एक बार करके देखेंगे उसको, अभी टाइम है हम लोग के पास 2-3 सप्ताह ना। तो ये एग्जाम गूगल फॉर्म्स पर नहीं होगा? ये हम लोग अभी बता नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि मैंने ऑनलाइन होगा, लेकिन कैसे होगा। देखो गूगल फॉर्म पे क्या प्रॉब्लम है कि जैसे हम लोग, आपको जो मैथ का क्वेश्चन मिला होगा या हिंदी संस्कृत में क्वेश्चन मिला होगा गूगल फॉर्म पे, तो उसके लिए टाइपिंग के लिए एक्सपर्ट चाहिए। जैसे अब हमको कोई कहेगा कि गूगल फॉर्म पे हिंदी या संस्कृत में क्वेश्चन बना दो, तो मेरे से नहीं बनेगा, हमको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, संस्कृत की टाइपिंग नहीं आती है। तो उसके लिए अफरोज और फैजल सर एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग बनाए। तो वो तो एक्सपर्ट है, हमसे भी नहीं बन रहा है, तो तुम लोग कैसे हिंदी और संस्कृत टाइप करोगे गूगल फॉर्म पे? या मैथ का क्वेश्चन है तो उसको कैसे बनाओगे? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसमें कोई डायग्राम बनाने को मिलेगा, उसको कैसे बनाओगे? तो बहुत सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव एग्जाम में प्रॉब्लम है गूगल फॉर्म पर। सब्जेक्टिव एग्जाम इतना आसान नहीं है गूगल फॉर्म पे लेना। हाँ, आपको एसएसटी का आराम से हो सकता है, इंग्लिश का आराम से हो सकता है, साइंस में भी अगर हम लोग सब्जेक्टिव होगा। हाँ, साइंस में भी अगर हम लोग डायग्राम वाले क्वेश्चन को अवॉइड करें तो हो सकता है। कंप्यूटर का हो सकता है, आईटी का। बाकी सब्जेक्ट का, मैथ का और हिंदी संस्कृत का संभव नहीं है गूगल फॉर्म पे बच्चों के लिए देना, संभव नहीं हो सकता है कि 600 बच्चे एक सेक्शन में, तो उसमें से 5-6 के लिए संभव हो, वो उतने एक्सपर्ट हो, लेकिन सब लोग के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक ही सेम प्लेटफॉर्म होगा, ये नहीं कि एक गूगल फॉर्म पे होगा और एक व्हाट्सएप पे होगा, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हम क्या करना है। सर वो 3 घंटा टाइम दे दिया गया होगा, उसमें पीडीएफ बना के उसको भेज देना है। हाँ, 3 घंटा में आपको पेपर पे लिखना होगा पहले,
जैसे एग्जाम में लिखते हैं अपनी, लेकिन यहाँ पे अपनी कॉपी यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको उसका फोटो खींच करके, क्लियर फोटो होना चाहिए, पीडीएफ बना। पीडीएफ इसलिए बनाने को बोला जा रहा है क्योंकि अब जैसे मान लो कि एक सेक्शन में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, अब वो सारे डालना स्टार्ट करेंगे एक ही टाइम पे, तो एक का एक पे जाएगा तो दूसरे का पहला पेज आ गया, तो वो रैंडम हो जाता है। अब वो टीचर को समझने में कि कौन किसका है उसमें प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि जो अच्छा लिखा है उसका मार्क्स किसी दूसरे में चला गया, जो खराब लिखा है उसको अच्छा मार्क्स मिल गया, जो अच्छा लिखा उसको पुअर मार्क्स मिल गया। तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपना पीडीएफ बनाओगे तो उसमें अपना नेम, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट सारा कुछ लिखोगे। ऊपर में उसका टाइटल जो बनाएंगे पीडीएफ का, उसमें लिखेंगे कि मेरा नाम, मतलब नाम से बनाएंगे। कैसे हम लोग ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, तो मान लो कि अभिषेक कुमार 9D, रोल नंबर इतना, और सब्जेक्ट साइंस हो गया, तो ये पूरा पीडीएफ का टाइटल रहेगा। तो कोई भी टीचर कभी भी खोलेगा तो आराम से पता चल जाएगा। अच्छा, बच्चा क्लेम भी कर सकता है कि सर हमारा तो ये लिखे थे, क्योंकि वो चेक करके कॉपी को डिस्प्ले भी करना है बच्चे को। ये नहीं कि हम अपने पास सिर्फ रख लेंगे, हम चेक करेंगे उससे जो रिमार्क्स देंगे, तो बच्चे को जैसे कॉपी दिखाई जाती है क्लासरूम में, वैसे ही दिखाया भी जाएगा, व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, उसको बच्चे अपना अपना डाउनलोड करके देख लेंगे कि कितना मार्क्स हमको मिला है। तो ये सब के लिए थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि MCQ 50 क्वेश्चन में 90 मिनट टाइम में बहुत सारे बच्चों को पैनिक होता था कि लास्ट टाइम पे फोन करेगा कि सर मेरा तो सबमिट ही नहीं हुआ। अब 10 बजे का टाइम है, 5 मिनट हम सारे एग्जाम में बढ़ा के रखते थे अपने को बाई डिफॉल्ट। 9 क्लास का ये था, 11 से 11:30 से 1 था ना, तो 1:05 हम सब में टाइम आउट करके रखते थे। 1:05 के बाद भी फोन आता था बच्चों का कि सर मेरा सबमिट नहीं हुआ, खास करके शुरू के 2-3 दिनों में। जब 50 क्वेश्चन MCQ सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो सब्जेक्टिव सोचो कि 3 घंटे में लिख के पीडीएफ बना के और भेज पाओगे कि नहीं, तो उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो संभव नहीं होगा एक ही बार अचानक से। तो जैसे उसमें हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, इसमें भी मॉक टेस्ट कराएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। यस सर। तो हम लोग का टेंशन है कैसे एग्जाम कराना है बढ़िया से, बच्चे सारे मैक्सिमम लिख सके। तो ये सब चीज है। आपको जो डिलीटेड पोर्शन एक भेजे थे हम, याद होगा आप लोगों को। अच्छा, तुम लोगों का कोई अभी क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड? यस। उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे। नो सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो एक CBSE की तरफ से 9-10 के लिए डिलीटेड पोर्शन आया था साइंस में, हम एक बार शेयर भी किए थे तुम लोगों को, भेज देंगे ग्रुप पे अगर किसी को नहीं होगा। यस सर। तो उसमें जो भी पोर्शन डिलीटेड है वो आपको इंटरनल एग्जाम्स में आ सकता है। जैसे कि अभी MCQ में जब एग्जाम हुआ प्री मिड टर्म, तो उसमें आपको फर्स्ट लेसन का मैटर इन आवर सराउंडिंग से क्वेश्चन थे ना, 50% क्वेश्चन लगभग थे उससे। तो उसी तरह से पोस्ट मिड टर्म में भी क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन है। सर हाफ ईयरली में नहीं आएगा? नहीं, 8 क्लास में भी आया है। अभी 8 क्लास का जिस दिन क्लास लेंगे तो बच्चों को बताना है कि 8 क्लास में टोटल 6 चैप्टर को, 2 केमिस्ट्री से, 2 फिजिक्स से और 2 बायो से, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो मिड टर्म एग्जाम में और एनुअल एग्जाम में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन इंटरनल एग्जाम्स हैं वो आपको प्री मिड टर्म है, पोस्ट मिड टर्म है, उसमें वो क्वेश्चंस उससे आ सकते हैं। तो वैसे ही 9 में भी होगा। जो आपको रिलेटेड पोर्शन है उससे इंटरनल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चाहे प्री मिड टर्म हो चाहे पोस्ट मिड टर्म हो। और जो मेन एग्जाम है वो मिड टर्म हो चाहे एनुअल एग्जाम हो, उसमें उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। टोटल तो 4 चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, उसमें से 2 हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट है सर। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो किसी दिन, जैसे मान लो कल क्लास लेंगे, तो उसमें अपना प्रिपेयर करके आओगे कि हमको ये क्वेश्चन पूछना है, और उसको आते के साथ पहले पूछना, स्टार्ट करने से पहले। सर डिलीटेड पोर्शन एक बार भेज दीजिएगा। हाँ, भेज देंगे। अब बाकी का जो 2 लेसन बचा हुआ है, आप देखोगे 4 में से जो 2 लेसन था वो बहुत ही आसान था। जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए तो सब मुश्किलें है, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाएगा
उसके लिए जो 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं तो बिल्कुल इजी है, कुछ उसमें ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर चीज रटने वाला ही है। आपको 6 क्लास से 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मैटर के स्टेट पढ़े हुआ है, और उसके बाद ये जितना प्रोसेस पढ़े सेपरेशन का उसमें से मैक्सिमम 6 क्लास में पढ़ा हुआ है। मेरा बेटा 6 में है, उसको ये सब पढ़ाते रहते हैं। एक वीडियो हम जो डाले थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का यूट्यूब पे, वो एक्चुअली 6 क्लास में बनाया हुआ वीडियो था, वो 9 क्लास में बनाया हुआ वीडियो नहीं था। तो हम अपना वर्कशॉप में जाने के लिए 6 क्लास में एक स्पेशल क्लास लेकर के और उसको शूट करवाए थे, उसका वीडियो बनाए थे। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों चैप्टर आसान थे, पहले से पढ़े हुए थे, लेकिन अब जो चैप्टर 2 आ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और दूसरा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इन दोनों चैप्टर से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में जो बेसिक है उसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आपको, जैसे मान लो केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना है अभी लेसन 3 में, तो अगर केमिकल फॉर्मूला बनाने नहीं आएगा तो आप केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते, केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते तो बैलेंस नहीं कर सकते, तो बैलेंस नहीं कर सकते तो फिर केमिस्ट्री हुआ कहाँ, खत्म केमिस्ट्री वहीं पे। नहीं, इक्वेशन लिखना, मान लो पूछे कि एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, तो अगर ये बनाने नहीं आएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला खुद से बनाने नहीं आएगा, तो कितना रट रट के याद करेंगे, इतने सारे कंपाउंड से कि रटते रटते जिंदगी बीत जाएगी। तो ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर्स हैं दोनों, और इसमें से जो 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें एक टॉपिक है लास्ट में, मोल कंसेप्ट। वो बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आप लोगों को ऐसे पढ़ना है कि दिमाग में बैठा के चलना है कि ये टफ चीज नहीं है, सिंपल मैथ है। जैसे मान लो कि 4 क्लास में या 5 क्लास में पढ़े होगे कि 8 पेन का दाम अगर 100 रुपया है तो 5 पेन का दाम कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड कहलाता है इसको। 8 पेन से 1 पेन का निकालेंगे और 1 पेन से फिर 5 पेन का निकालेंगे। ये तो आसान है, ये कोई चीज है भारी इसमें? किसी को 9th क्लास स्टूडेंट को टफ लगेगा? नहीं लगेगा। तो मोल कंसेप्ट भी उसी तरह से है। तो आप दूसरे के कहने पे कि बहुत टफ है या बहुत सारा फॉर्मूला रट लें, उसके चक्कर में नहीं रहोगे, उसमें जो पढ़ाएंगे उसमें फिर बताएंगे इसके बारे में। मान के चलना है कि ये आसान चीज है, सिर्फ यूनिटरी मेथड है, हम लोग आराम से कर लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग का। सर केमिस्ट्री में सर हाफ ईयरली में इज मैटर अराउंड एस प्योर आने वाला है ना? हाँ, नहीं, हाफ ईयरली में देखो क्या वहाँ से बक्सर से क्वेश्चन आने वाला है, जनरल ऑफिस से, तो क्या आता है। सर चैप्टर कौन सा रहेगा? और सिलेबस तो तुम लोग को मिल गया ना, ये चैप्टर वही रहेगा दोनों, और उसमें जो टॉपिक बचे हुए सर वो रहेगा फर्स्ट सेकंड और हाँ, फर्स्ट सर और सेकंड, पहला और दूसरा। हाँ। तो हम लोग का जो 3rd चैप्टर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में थोड़ा बहुत 7 क्लास में पढ़े होंगे, पढ़ा है कोई एटम के बारे में? हाँ ना, फटाफट बोलो तो आगे हम पढ़े हैं। यस सर, यस सर। तो बताओ क्या होता है एटम? इसे बता रहे। स्क्रीन पे आ रहा है ना? स्क्रीन जो शेयर कर रहे हैं वो दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो छोड़ो एटम क्या होता है बाद में बताना, पहले ये देख लो कि इस चैप्टर में लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हाँ बताओ, कौन बता रहे हैं? Sir, atoms are invisible particles that take place in chemical reaction. Very good. Sir, the smallest particle the smallest particle of a chemical element that can exist. Very good. ये विशाल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एलिमेंट टेक पार्ट। विशाल किस सेक्शन में है? एक विशाल करके आ रहा है रिक्वेस्ट एडमिट होने के लिए। CDI तीनों सेक्शन में से कोई विशाल है? सर आई में नहीं है। आई में नहीं है तो हटाओ इसको, छोड़ो। सेक्शन जो नहीं लिखेगा उसको इंटरटेन करने का जरूरत नहीं।
देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला तो इंट्रोडक्शन होगा कि एटम क्या होता है, कैसे एटम वर्ड का आपको एग्जिस्टेंस हुआ, कैसे प्रचलन हुआ। उसके बाद आपको जॉन डाल्टन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है इस एटम के खोज में, तो उनके थ्योरी को पढ़ना है। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 2 आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ना है। फिर एटम्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, आयंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास भी पढ़ना है। लास्ट में आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटम वर्ड कहाँ से आया, किसने सबसे पहले एटम वर्ड को यूज किया। बहुत पहले, जैसे आप सुनते होंगे कहानियों में, टीवी सीरियल्स में देखते होंगे, इंडिया का जो साइंस है, पूरा जो एशियन कंटिनेंट का एक्चुअली जो साइंस है, वो बाकी वर्ल्ड के तुलना में बहुत डेवलप। पुष्पक विमान सुने होंगे नाम इसका? यस सर। किसका था पुष्पक विमान? रावण का सर। रावण का। वेरी गुड। और उस विभीषण, जब रावण मर जाता है तो विभीषण उसको राम जी को गिफ्ट कर देते हैं पहुंचाने में। तो वो उस युग की बात है जिस युग में कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। मतलब जो हम लोग आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्लेन, रॉकेट की बात करते हैं, ये सब चीज तो उस समय कल्पना भी नहीं था। और उस समय पुष्पक विमान इस एशियन कंटिनेंट में था। श्रीलंका तो एशियन कंटिनेंट में ही है। ऐसे ऐसे जड़ी बूटी का उसमें ना ये आपको आया कि संजीवनी बूटी, मरा हुआ आदमी जिंदा, लक्ष्मण जी जिंदा हो गए, जिंदा कर दिए, लगभग मर ही गए थे तो जिंदा हो गए। इंडिया का साइंस बहुत डेवलप, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग की आदत है कि हम लोग, अब थोड़ा चेंज हो रहा है, अपने चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं करते हैं ग्लोबल लेवल पे। जैसे अदरक, तुलसी, आपको लहसुन, ये नीम, ये सारे के बहुत सारे हर्बल प्रॉपर्टीज हैं और ये बहुत सारे मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं। जैसे खांसी हो गया तो बोलते लोग अदरक का काढ़ा बना के, तुलसी का काढ़ा, गोल मिर्च जो है काली मिर्च, उसका काढ़ा बना के पियो, फायदा करता भी। अभी कोरोना काल में तो सब लोग काढ़ा पी रहे हैं। मतलब यस सर। बड़े से बड़े, छोटे छोटे लोग जो कभी साइंस ये सब में विश्वास नहीं किया आयुर्वेदिक में, वो भी पी रहे हैं। और पता है कि अदरक और लहसुन का पेटेंट कौन कराया कि इसका हम दवा बनाएंगे? अमेरिका कराया। हमारे इंडिया में वो आदिकाल से, वैदिक युग से ही वो यूज हो रहा है, उसको दवा के रूप में यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन उसको पेटेंट नहीं कराया। नतीजा क्या हुआ कि बाहर के लोग उसको पेटेंट करा लिए और अपने नाम से उसको अब बेच रहे हैं, वर्ल्ड में उसको कर रहे हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत पहले कहा था, आप वेदों में पढ़ोगे कि ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो 5 तत्वों से बना है। तत्व यानी कि एलिमेंट, मैटर। अब वो जो है 5, वो क्या क्या है? तो पहला हो गया धरती, दूसरा हो गया आकाश यानी अर्थ, आकाश, जल, उसके बाद आपको जल यानी वाटर, जल, वायु यानी एयर, और अग्नि यानी कि आग, फायर। ये 5 तत्वों से बना है, बेसिक सब्सटेंसेस से। और मरने के बाद, खास करके हम लोग हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद ये सारा जो शरीर है, किसी का भी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, लेडीज का हो, जेंट्स का भी हो, जानवर का हो, वो सारा इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखो कि आप शरीर, जो हिंदू धर्म में खास करके जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं? जलाते हैं ना। तो कुछ पार्ट उसका आग में मिल गया, कुछ जो है उसमें जलने से जो धुआं निकला वो एयर में मिक्स हो गया, फिर उसकी अस्थियां हम लोग जाके पानी में, गंगा में प्रवाहित करते हैं, तो कुछ पार्ट वो वाटर में चला गया, कुछ जो है वो अर्थ में मतलब मिट्टी में मिल गया, और कुछ यानी सोल या और भी जो धुआं भी जो निकला वो चला गया स्काई में। तो ये जो वैदिक काल में वेदों में कहा हुआ चीज है वो लगभग सत्य है।
पहले ऐसी मान्यता थी कि ये जितने भी हम लोग चीज देखते हैं, वो चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, खाने का चीज हो, पहनने का चीज हो, रहने का चीज हो, वो सारे इन्हीं पांचों चीज से मिल के बने। लेकिन जैसे जैसे साइंस और डेवलप हुआ, तो ये जो मान्यताएं थी, इसको धीरे धीरे खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया? जैसे कि जब केमिस्ट्री डेवलप होने लगा तो पता चला कि एयर अपने आप में प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसमें बहुत सारे गैसेज मिक्स है, डस्ट मिक्स है, वाटर वेपर मिक्स है। वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से बना है। तो महर्षि कनाद नाम के एक फिलोसफर थे, माने दार्शनिक थे, ऋषि मुनि थे हम लोग के इंडिया के लैंग्वेज में। तो उनका कहना था कि ये जो सारे जो ब्रह्मांड में जो भी हम लोग मैटर देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने कण रखा। इंग्लिश में KANA लिखते हैं और हिंदी में क और अड़, कण। तो ये उन्होंने थ्योरी दिया सबसे पहले, लेकिन उनकी उस थ्योरी का ज्यादा सर एक बार फिर से हाँ सर एक बार फिर से बोलिए, फिर से क्या बता चीज? देते हैं। हाँ बता, क्या क्या थी वो 5 तत्व वाला कि महर्षि कनाद वाला? नो सर, जो महर्षि कनाद वाला। हाँ, महर्षि कनाद वाला। तो महर्षि कनाद ने बताया कि ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, वो सारे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने, और उन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने रखा कण। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दिया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ। वो मतलब हमारे सब कंटिनेंट में ही रह गया। बाद में इंग्लैंड में, अच्छा उस समय मालूम होगा आप लोगों को, हिस्ट्री पढ़ते हो लोग, कि ज्यादा दबदबा पूरे अभी भी काफी हद तक वर्ल्ड में यूरोपियन कंटिनेंट का दबदबा ज्यादा है। इंग्लैंड है, उसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं लोगों का दबदबा ज्यादा था, जर्मनी, फ्रांस, ये सब का। लेकिन अभी उस समय तो प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो उसी थ्योरी को जॉन डॉल्टन ने दिया कि सभी जो मैटर हैं वो that are made up of very small particles, teeny particles, and that particle is called atom. तो उनकी थ्योरी सब लोग जान गए। डॉल्टन थ्योरी सब लोग पढ़ते हैं, महर्षि कनाद की थ्योरी कोई नहीं पढ़ता है। तो वो जॉन डॉल्टन ने कहा कि ऑल मटेरियल्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम। और वो एटम वर्ड कहाँ से आया? तो एटम वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है एटोमियो, ATOMIO, एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है, हाँ सर एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए तो। सर फिर से स्पेलिंग। हाँ बोल रहे हैं, ATOMIO, एटोमियो। एटोमियो मतलब सर? एटोमियो मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी इतना छोटा कि अब उससे ज्यादा उसको तोड़ नहीं सकते हैं। उतने छोटे के हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जब क्लास अगर रेगुलर चलता है तो हम लोग चौक रहता है हाथ में हम लोगों के, तो जैसे चौक को हम लोग छोटा करते जाए तो जो उसका पाउडर हाथ में फिंगर में लगता है, फिंगर टिप पे, अब उससे छोटा तो नहीं कर सकते ना हम लोग उसको किसी फिजिकल मेथड से। तो एटम जो है उससे भी बहुत छोटा होता है। उस छोटे से डस्ट में भी अरबों खरबों पार्टिकल्स है। तो इतने छोटा होता है एटम कि उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री ऑफ एटम यही हुआ कि पहले महर्षि कनाद ने बताया कि मैंने सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, और उसका नाम उन्होंने कण रखा। फिर जॉन डॉल्टन से पहले 2 फिलोसफर थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। आप NCERT बुक ढूंढोगे उसमें मिलेगा आपको। तो उसमें ये जो दोनों फिलोसफर थे, उन्होंने एटम वर्ड को सबसे पहली बार डॉल्टन ने नहीं, उन्होंने यूज किया, कोपरनिकस ने यूज किया कि ऑल मटेरियल्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन क्योंकि जॉन डॉल्टन ने, वो इंग्लैंड के थे जॉन डॉल्टन, उन्होंने एक पूरा एक एलेबोरेटेड थ्योरी दिया एटम के बारे में। खाली यही नहीं बोला कि बहुत छोटा होता है इसलिए इसका नाम एटम रखा गया, उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताई। हालांकि वो सारे लगभग बाद में सब गलत साबित हो गए। लेकिन सबसे पहला थ्योरी जो एटम के बारे में आया पूरा एलेबोरेटेड, वो जॉन डॉल्टन ने दिया था। इसलिए
वो डाल्टन का नाम ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन एटम वर्ड का यूज पहले डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने किया था, ठीक है। यहाँ तक में किसी को और कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। चलिए, अब यही हम अभी जो बता रहे तुम लोग, एटम इतना छोटा होता है कि हम लोग नेकेड आई से तो उसको देख ही नहीं सकते हैं, मतलब बिना चश्मा लगाए। Yes, sir. इवन चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते। तब आता है माइक्रोस्कोप, यानी छोटा चीज को देखने के लिए जो डिवाइस होता है हमारे पास। तो माइक्रोस्कोप आप लोगों को पता होगा कि दो टाइप का मेनली होता है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी और बोलते एक हो। कंपाउंड। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो हो गया, उसमें एक ऐसा हैंडल जैसा होता है, आगे रिंग होता है। उस रिंग में एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो कि आपके इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो जो बहुत अच्छे क्वालिटी का मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, वो लगभग 20 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा, यानी कि 20 गुना बड़ा इमेज दिखा सकता है, उससे भी एटम नहीं दिखेगा। तब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो उसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव नीचे की तरफ होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाएगा, और एक आईपीस जो हमारे आँख की तरफ रखा जाएगा। तो आँख अगर की बहुत, तरफ रखा जाएगा। हाँ, तो जो बहुत अच्छे क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, वो 2000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है इमेज को। उससे भी अगर आप 2000 चाहें, गुना? हाँ 2000 गुना बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा। वो हाई क्लास के लैब में आपको, जो साइंटिफिक रिसर्च के जो लैब होते हैं, उसमें मिलेगा। उससे भी नहीं देख सकते हैं एटम को। अगर उससे भी सोचे कि एटम को देख लें, तो नहीं देख सकते। तब उसको देखने के लिए एक खास किस्म का माइक्रोस्कोप बनाया गया, जिसका नाम है STM। आगे उसके बारे में बताया जाएगा, अभी थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। सर नेम क्या था सर? बता रहे हैं, लिख रहे हैं, देखो STM। स्क्रीन पे STM दिख रहा है, नहीं लिख रहा? फुल फॉर्म बता रहे हैं, वो भी फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं कि सबको दिखेगा। STM दिख रहा है ना अभी? Yes, यस सर। यस सर। S फॉर स्कैनिंग, और T फॉर टनलिंग, और M फॉर माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप। अभी सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ऐसे रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उसमें रहेगा। अब इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो कम से कम 2 लाख गुना बड़ा करके इमेज दिखाता है। तो एटम को देखने के लिए इसी माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है, 2 लाख गुना बड़ा। अब ये माइक्रोस्कोप कितना छोटा या कितना बड़ा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तभी हम लोग एक्सप्लोर करोगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। स्पाइडरमैन मूवी देखे हो लोग? हॉलीवुड की मूवी है। Yes, sir. उसका जो फर्स्ट कौन सा पार्ट है, 1, 2, 3 में नहीं जाओ, फर्स्ट जो सबसे मेन पार्ट है स्पाइडरमैन, जिसमें कि वो एक्चुअली स्पाइडरमैन बनता है, पीटर जो है, तो वो एक जाता है लैब घूमने। आप लोग फिर से अगली बार जब फिल्म देखोगे तो इसको देखना ध्यान से। वो एक लैब में घूमने जाता है, उसके बाद ही वो स्पाइडरमैन बनता है। वहाँ पे उसको एक मकड़ी काटती है। वहाँ पे उस लैब में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, वहीं पे वो उसको देखने ही जाता है, उसी माइक्रोस्कोप को। तो वहाँ पे उसको जो स्पाइडर है वो काटती है, और वो उसमें प्रॉपर्टीज आ जाते हैं स्पाइडरमैन के। उस पूरे रूम के साइज का, मतलब हम जिस रूम में बैठे हैं 10 बाई 10 के, इससे भी बड़े रूम के साइज का वो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इतना आसान नहीं होता। और हम लोग जो देखते हैं, मेरे पास एक कैमरा है 36x जूम का, उससे अगर हम कोई पिक्चर खींचते हैं, तो जैसे दूर पेड़ दिखता है, अगर हम उस पेड़ को नेकेड आई से देखें, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि जिस पेड़ को हम नेकेड आई से देख रहे हैं उसी का इमेज उसमें बन रहा है। तो 36 टाइम मैग्नीफाई कर रहे हैं, तब तो श्योर नहीं है कि उसी का इमेज देख रहे हैं। तो जब 2 लाख गुना बड़ा इमेज करके देखेंगे, तो कोई कंफर्म करके बता सकता है कि हम जो देख रहे हैं वो इसी एलिमेंट का एटम है। दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कि थ्योरेटिकली इसको हम लोग प्रूव लगभग नहीं कर सकते। एटम इतना छोटा है कि उसके बारे में हम लोग जितने भी चीज पढ़ते हैं,
मैक्सिमम अनुमान के आधार पे जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं उसके आधार पे जो भी कंक्लूजन निकाला है। इसलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डाल्टन की थ्योरी के बहुत